सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल। ठीक है, चैनल का नाम तो पता ही है तुम्हें। एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 13 कल बताया हुआ था ऑलरेडी। क्वांटम नंबर्स पे हम लोग बात कर रहे थे। आई गेस क्वांटम नंबर्स हमने पढ़ लिया था और क्वांटम नंबर्स आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये समझ लो, क्वांटम नंबर्स नहीं आएंगे अगर तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्वांटम नंबर्स हम लोगों ने कौन कौन से देखे थे। पहला था हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा था हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, तीसरा था मैग्नेटिक और चौथा था स्पिन। तो जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको क्या बताता था? तो शेल्स के बारे में बात करता था। ठीक है, शेल्स का नंबर बताता था और उसका जो वैल्यू है वो रेंज करता था 1 से इन्फिनिटी। और जो हमारा दूसरा था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, वो हमें 0 से n-1 तक की रेंज करता था वो। और l = 0 का मतलब s सब शेल होता था, फिर 1 का मतलब p, 2 का मतलब d, 3 का मतलब f एंड 4 का मतलब g एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो हमें इंफॉर्मेशन देता था अबाउट ऑर्बिटल्स। s, p, d, f ऑर्बिटल्स हमारे होते थे। ठीक है, मैंने तुम्हें बोला था कि मैं कुछ क्लिप दिखाने वाली हूँ यहाँ पर, बट पहले मैं एक बार कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा देती हूँ, उसके बाद डेफिनेटली मैं क्लिप दिखाऊंगी। एक्चुअली वो जो एनिमेशन है वो जब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक आपको पूरा और मतलब कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सारी चीज़ें पता नहीं होती। ठीक है, फिर मैं आपको उसके अंदर मेरे पास और भी अच्छे एनिमेशन है जिसमें एटम में कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, हम जो लिखते हैं वो एक्चुअली कैसे एग्जिस्ट करता है, उसका भी विजुअलाइजेशन आपको आएगा। तो मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आज है ना, हमने देखा था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसमें हमने ऑर्बिटल्स की बात की थी। उसके बाद हमने देखा था स्पिन क्वांटम नंबर। 2 स्पिन क्वांटम नंबर होते हैं, +1/2 और -1/2। हाँ, ये जो क्वांटम नंबर्स आए थे ये कहाँ से आए थे? तो ये आए थे हमारे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अब तक मैंने बताई नहीं है, कहा था कि पहले मैं आप लोगों को क्वांटम नंबर्स पढ़ा दूँ, उसके बाद श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया था उससे हमारे 3 क्वांटम नंबर्स मिले, हमें 3 मिले हैं श्रोडिंगर से। ठीक है, कौन से 3? प्रिंसिपल, एजीम्यूथल और मैग्नेटिक। ये 3 क्वांटम नंबर एक्चुअली मुझे कहाँ से मिले हैं? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। और जो चौथा क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर, वो अज्यूम्ड वैल्यूज़ है +1/2 -1/2, जो हमें सिर्फ रोटेशन दिखाते हैं, यानी सिर्फ हमें उसकी क्या कहते हैं उसको, स्पिन मोशन के बारे में बात करते हैं। एक अगर +1/2 देगा तो दूसरा -1/2 देगा। अब इन क्वांटम नंबर्स को जो मैंने कल स्पिन क्वांटम नंबर बताया था उसमें एक्चुअली 2-3 चीज़ें बतानी रह गई थी, तो मैं वो यहाँ पे कंटिन्यू कर लेती हूँ, आप लोग भी वहाँ से कंटिन्यू करिए। ठीक है, तो हेडिंग डालती हूँ मैं यहाँ पे फिर से आज स्पिन क्वांटम नंबर। वो कुछ चीज़ें बताने के लिए रह गई थी मेरी यहाँ पे, वो चीज़ें बता देती हूँ। स्पिन क्वांटम नंबर s बता रखा था, 2 वैल्यूज़ होती हैं इसकी, +1/2 और -1/2। ठीक है, तो अब जैसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं ना, वैसे ही स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी निकालते हैं। स्पिन एंगुलर मोमेंटम को हम मैग्नेटिक मोमेंट भी कहते हैं। एक्चुअली जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या? ऐसा इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल में अकेला है। ठीक है, ऐसा इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल में अकेला है। अब जैसे मैंने तुम लोगों को कहा था कि मान लो ये मेरा कोई ऑर्बिटल है, ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे हमेशा, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसे हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये सीधा हाफ एरो एक इलेक्ट्रॉन है, ये उल्टा हाफ एरो एक इलेक्ट्रॉन है। हाफ एरो का मतलब एक इलेक्ट्रॉन, सीधा मतलब एक टाइप का रोटेशन आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दूसरा मतलब दूसरा वाला कॉम्प्लीमेंट्री रोटेशन। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे दोनों जो हैं वो ऑपोजिट स्पिनिंग मतलब अपोजिट स्पिन शो करते हैं। यानी मैं ये कह सकती हूँ कि हर ऑर्बिटल में मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन का पेयर रहेगा और वो पेयर जो रहेगा वो ऑपोजिट स्पिन वाला होगा। ठीक है, अब इसे कहते हैं पेयर इलेक्ट्रॉन। अगर कोई अकेला रह गया, ज़रूरी तो नहीं है मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन हमेशा अवेलेबल होंगे, हो सकता है मेरे पास एक ही बचा है, तो एक ही बचा है तो एक ही इलेक्ट्रॉन आप रखोगे, आइदर क्लॉक वाला या एंटी क्लॉक कोई भी रख सकते हो। तो ये जो एक अकेला इलेक्ट्रॉन बचेगा इसे कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं भाई? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा है, पड़ा है, ये घूमेगा, स्पिन करेगा।
तो इसकी जो बनाई हुई मैग्नेटिक फील्ड है, इसको काटने के लिए मेरे पास कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ देखो, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा उसको ये वाला काट देगा, क्योंकि दोनों ऑपोजिट बनाएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, इसको काटने के लिए मेरे पास कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है वहाँ पर। तो ऐसे एटम जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। अब भाई अगर एक है तो ठीक है, बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, और बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी तो क्या होगा, वो जो मेरा पूरा का पूरा एटम रहेगा या जो वो मेरा पूरा का पूरा एलिमेंट रहेगा वो मैग्नेट से फिर इंटरैक्ट करना शुरू कर देगा। जैसे आयरन करता है, आयरन अट्रैक्ट होता है मैग्नेट से। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर के भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर होते हैं और उनकी अपनी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो जो मैग्नेट होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड से फिर वो अट्रैक्ट हो जाता है। ऐसे और भी मैग्नेट्स होते हैं, ऐसे और भी मतलब मेटल्स होते हैं। तो बेसिकली कोई भी मेटल कितनी हद तक किसी मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा या कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उसको हमें कैलकुलेट भी तो करना पड़ेगा, उसको गिनना भी तो पड़ेगा। तो उसको गिनते हैं, उसके लिए एक क्या बोलते हैं क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हम लोग गिनते हैं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट से। क्या है भाई? स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, वैसे म्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में बहुत डिटेल आप फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है EH/2πmc और √S+1। नाउ व्हाट इज दिस E? तो भाई E होता है चार्ज, H पता ही है सबको, चार्ज किसका? इलेक्ट्रॉन का। H पता ही है सबको, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। 2π तो पता ही है कांस्टेंट है। M किसका मास है? मेरा या तुम्हारा? भाई ना मेरा ना तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, उसके बाद C क्या है यहाँ पर? C क्या है यहाँ पर? तो C है हमारा सबका स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, यहाँ पर एक नई प्रजाति आई है, ये S क्या है? तो S है स्पिन क्वांटम नंबर? नहीं, S होती है टोटल स्पिन। क्या होती है बेटा? S टोटल स्पिन। अब ये टोटल स्पिन क्या चीज़ है मैम? तो जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब की स्पिन्स का, उन सब की स्पिन या तो सबकी +1/2 होगी या तो सबकी -1/2 होगी। अब आप बोलोगे कि मैम हो सकता है कि एक की प्लस हो, एक की माइनस हो, एक की प्लस हो, एक की माइनस हो, तो नेट कैंसिल हो जाए, फिर क्या करोगे मैम? ऐसा नहीं होता। ठीक है, अभी रूल बताऊंगी, एक उसके पीछे एक रूल होता है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उन सब की स्पिन सेम ही रहेगी। ठीक है, ये रूल एक्चुअली। तो जितने भी आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उन सब की स्पिन्स का एडिशन होता है टोटल स्पिन। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टोटल स्पिन। S क्या होता है भाई? टोटल स्पिन। S का फॉर्मूला है ±n/2। n क्या है यहाँ पर? अब तो n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 1/2 ±1/2। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ±2/2। 3 है तो 3/2। 4 है तो 4/2 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से स्पिन्स का एडिशन होता है टोटल स्पिन। ठीक है, n/2 में उसको लिखती हूँ, प्लस माइनस लिख सकते हो जो तुम्हें लिखना है। अब ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को भी छोटा किया हुआ है एक्चुअली। इसको मैं दे देती हूँ फॉर्मूला नंबर 1 और इसको मैं दे देती हूँ फॉर्मूला नंबर 2 और मैं 2 को पुट कर देती हूँ 1 में। देखते हैं क्या होगा, देखते हैं। यहाँ पे पुट करते हैं, पुट 2 in 1। तो S नहीं था, वो क्या था भाई? म्यू है ना। म्यू इक्वल टू EH/2πm × C √S+1 को मैं लिख देती हूँ n/2 × n/2 + 1। ये रूट को ज़रा बड़ा ले लेते हैं, नहीं तो लोगों को गलतफहमी हो जाएगी, पूरे में रूट है। ठीक है ना। अब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं तो देखेंगे क्या आएगा। EH/2πm × C √, तो 2 जा नीचे हो जाएगा 4 और ऊपर आएगा n × n + 2। मेरे ख्याल से वही आएगा। सही है भाई, 2 यहाँ जाएगा ना, n × n + 2 नीचे 4 आएगा, बाहर 2 निकल आएगा, तो क्या बचेगा? अब देखो, म्यू इक्वल टू EH/2πm × C। 4 का बाहर आ जाएगा 2 और 2 जा हो जाएगा 4, तो मैं इसको लिख देती हूँ 4πmc
और वो जाएगा √n इंटू n+2। अब ये जो पूरी क्वांटिटी आप देखेंगे यहाँ पे सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, तो इन सारे कॉन्स्टेंट्स को एक नाम दे दिया है बोर मैग्नेटॉन। EH/4πm इंटू सी इज कॉल्ड 1 बोर मैग्नेटॉन। ये क्या है मैम, ये कैसे शब्द यूज़ कर रहे हो आप, है ना। तो भाई बोर मैग्नेटॉन बेसिकली एक कांस्टेंट है जो कि इन सब कांस्टेंट्स को मिला करके बनने वाला है। तो मैं उसको कोई नंबर ना लिखकर, जैसे मैं पाई को 3.14 हमेशा नहीं लिखती, मैं सिंबल लिख देती हूँ उसका, वैसे मैं क्या कर रही हूँ, ये पूरा हमेशा नहीं लिखूंगी, मैं बोर मैग्नेटॉन यानी BM लिख दूंगी, ठीक है। तो मैंने इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लिया है, विच इज़ √n इंटू n+2 बोर मैग्नेटॉन। अब ये n क्या है भाई साहब, तो n है मेरे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आप यहाँ से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। और म्यू क्या है, तो म्यू है मैग्नेटिक मोमेंट, वो इस पे ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। इससे आप पता कर सकते हो कि क्या कितनी इंटेंसिटी पे मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे मान लो कि भाई मेरे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, इफ़ n = 5, देन म्यू निकाला जा सकता है। म्यू क्या होगा देख लो, निकाल लो, 5 पॉइंट समथिंग ही आएगा। म्यू = √5 इंटू 5 + 2, 5 2 = 7, 7 5 = 35, √35, ठीक है। वैसे ही आपके पास अगर म्यू दिया हुआ है तो आप n निकाल सकते हो, म्यू दिया है तो n निकाल सकते हो। तो इस तरीके से बहुत बार क्या होता है, क्वेश्चन में हमें म्यू दे देते हैं और हमसे n एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो आप निकाल सकते हो। तो इस तरीके से ये वाली चीज़ थी जो एक लास्ट वीडियो में रह गई थी, वो मैंने अभी बता दिया। अब बात करते हैं आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी जानने से पहले एक्चुअली मैं कुछ क्वेश्चंस करवा देना चाहती थी, और मैं ये बताना चाह रही थी आपको कि ये जो हमारे क्वांटम नंबर्स हैं, इनको यूज़ करके मैं किसी भी इलेक्ट्रॉन को डिनोट कैसे कर सकती हूँ। मैं ये कैसे दिखा सकती हूँ कि भाई थर्ड शेल के p सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, मैं ये कैसे दिखा सकती हूँ, हाउ आई विल नोट इट। तो इसके लिए ना मुझे आपको ये लिख के दिखाना पड़ेगा। देखो ये जो 4 क्वांटम नंबर्स हैं, इनका यूज़ बता देती हूँ पहले, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे नोटेशन करके मैं बता देती हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये दिखाना है कि मेरे सेकंड शेल है, सेकंड शेल के p सब शेल के किसी px में मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, मुझे ये दिखाना है, ठीक है। हाउ आई विल नोटेट दिस, मैं इसको कैसे बताऊँगी। तो सेकेंड शेल मैं ऐसा लिखूंगी, l = 1 का मतलब होता है p सब शेल, मैं इसको ऐसा लिखूंगी 2p। p -1 है तो px हो सकता है, py हो सकता है, pz हो सकता है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कुछ भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, कैसे पता चला, स्पिन 1 है। अब मान लो कोई 2 इलेक्ट्रॉन है, मान लो थर्ड शेल है, इसके किसी सब शेल में किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कैसे नोटेट करूँगी, तो थर्ड शेल l = 0 का मतलब होता है s सब शेल के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको ऐसा लिख दूंगी 3s2, ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कुछ दिया हुआ है, 5dxy2, मैं इसको कैसे बताऊंगी। तो 5dxy2 का मतलब क्या है, n, ये 5 का मतलब क्या है, ये 5 का मतलब है n = 5, ये d का मतलब क्या है, l = 0 1 2 2, फिर m का मतलब क्या हो सकता है, कोई भी एक हो सकता है, -1 -2 कोई भी हो सकता है वो, और 2 इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन क्या होगा, +-1/2। अरे समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से हम हमारे चारों क्वांटम नंबर्स का यूज़ करके, जैसे ये एक 5d सब शेल है और 5d सब शेल के इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये मेरा कोई 5d सब शेल है और इसमें मेरे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक का स्पिन +1/2, एक का स्पिन -1/2, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इन क्वांटम नंबर्स का यूज़ करके क्या कर सकती हूँ, इलेक्ट्रॉन्स को नोटेट कर सकती हूँ कि वो कौन से सब शेल में कहाँ पर हैं, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। अब कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, आपको कोई सेट ऑफ क्वांटम नंबर दे देंगे, ठीक है, या आपको मैग्नेटिक मोमेंट दे देंगे, या जो भी है आपको कुछ दे देंगे, और फिर आपसे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो या जो भी, ठीक है ना। जैसे कर लेते हैं, एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। देखो ऐसा भी एक कई बार क्वेश्चन करवाते हैं ये क्वांटम नंबर से रिलेट करके कि भाई चूज़ द करेक्ट, क्या बोलेंगे उसको, करेक्ट ग्रुप नहीं, सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स
ये देखो 4 सेट दूंगी, इनमें से करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर आपको चूज़ करना है, ठीक है। देखो ऑप्शन ए, पहला सेट देखते हैं, पहले देख लूँ दिख रहा है नहीं दिख रहा है। दिख रहा तो है, ओके। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो ये सेट है, मान लो मेरे पास n इक्वल टू 2 है, l इक्वल टू 1 है, m इक्वल टू 0 दिया है, s इक्वल टू -1/2 दिया है, ठीक है। एक और भी ऑप्शन दिया है, n इक्वल टू 3 है, l इक्वल टू 3 है, m इक्वल टू -1 है, s इक्वल टू +1/2 है, ये क्या। सी ऑप्शन ले लिया, n इक्वल टू 4 है, l इक्वल टू 0 है, m इक्वल टू 0 है, s इक्वल टू 0 हो गया। डी ऑप्शन ले लेते हैं, n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 4 है, l इक्वल टू 3 है, m इक्वल टू -2 है, s इक्वल टू +1/2 हो गया। तो चलो करेक्ट सेट फटाफट बताओ कि कौन कौन से इनमें से करेक्ट है, इनमें से कौन कौन से करेक्ट है। सेट और सेट्स भी बोल सकते हैं हम इसमें, सेट या सेट्स जो भी करेक्ट है, एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है। कम ऑन फटाफट टेल मी कौन सा करेक्ट हो सकता है इसमें, बताओ जल्दी। अब जैसे यहाँ पर मैं देखूँ n इक्वल टू 2, भाई n इक्वल टू 2 तो n कहाँ से कहाँ होता है, 1 से इन्फिनिटी होता है, तो 2 आ सकता है, हाँ बिल्कुल आ सकता है। l कहाँ से कहाँ होता है, 0 से n-1 यानी 2-1 यानी 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। 1 है करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। l अगर 0 है तो m1 हो सकता है क्या, हाँ बिल्कुल हो सकता है। m-1 हो सकता है, 0 हो सकता है, +1 हो सकता है, ये भी करेक्ट है। s +-1/2 कुछ भी हो सकता है, ये भी करेक्ट है, यानी ये पूरा सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स करेक्ट है, ठीक है। सिमिलरली अगर n इक्वल टू 3 है तो क्या l इक्वल टू 3 हो सकता है, नहीं, n और l कभी इक्वल नहीं हो सकते, ये गलत हो गया। अगर n इक्वल टू 4 है तो l इक्वल टू 0 हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है भाई, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। फिर m 0 हो सकता है, हाँ हो सकता है, पर स्पिन 0 हो सकती है, नहीं, तो ये पूरा सेट गलत हो गया, ठीक है। ये 4 के लिए 3 फिजिबल है, हाँ है। ये 3 होगा तो ये -3 से +3 होगा तो -2 भी आएगा बीच में, स्पिन +1/2 आएगा, ये करेक्ट है, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। तो ए और डी करेक्ट है, बी और सी इनकरेक्ट है। इस तरह के भी क्वेश्चन बहुत ट्रेंड में होते हैं, ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। और भी कुछ पूछ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी, इसको थोड़ा नीचे करते हैं, कैलकुलेट द maximum number of electrons in subshell with orbital angular momentum √5h/π, ओके, √5h/π ऐसा कुछ तो भी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दिया हुआ है। अब मैंने देखो मन से वैल्यू ली है, देखते हैं क्या आता है। उसके अंदर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मुझे √5h/π दिया हुआ है, तो इससे मुझे सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो निकालना है, यानी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से मुझे एक्चुअली सबशेल की वैल्यू पहले निकालनी होगी, पहले पता तो करना होगा ना कौन सा सबशेल है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊँ यहाँ पे सॉल्यूशन, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अगर देखूँ तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, तो √5h/π दिया है मुझे, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है √L+1 h/2π, और वो दिया है मुझे √5h/π। h/π कैंसिल हो जाएगा, तो √L L+1 = 2√5, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो L+1 4 5 हो जाएगा, कितना होता है भाई 20, L² + L - 20 = 0, तो 3 4 नहीं हो जाएगा, 5 4 ना, 5 4 20, 5 4 20 -5, यानी L का वैल्यू आएगा 5 और L का वैल्यू आएगा -4। L -4 में तो होता नहीं है, L 5 आ गया।
अब भाई L5 आ गया तो अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करने पड़ेंगे। तो यहाँ देखो, यहाँ बता देती हूँ। तो भाई मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो मेरे ख्याल से होते हैं 2 × ट्वाइस L+1 शायद से। तो 2 × 2 5 = 10 + 1 यानी 11 यानी 22 इलेक्ट्रॉन। मेरे ख्याल से ऐसा कुछ आना चाहिए आंसर। बता दो तुम लोग क्या आता है ना, बता दो फटाफट क्या आता है। 5 4 = 20 होता है और -5 4 नहीं पर -5 4 पर -1 हो जाएगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें गड़बड़ है, क्योंकि -20 के रूट निकालने हैं। तो वो एक तो -5 मतलब 5 4 = 20, 5 4 = 20 प्लस चाहिए तो 4 यहाँ चाहिए, तो ये -5 आएगा शायद और ये +4 आएगा। तो यहाँ 5 नहीं आएगा, यहाँ आएगा 4 2 = 8 और एक 9 9 2 = 18। ये यस, दिस मस्ट बी द करेक्ट आंसर, आई थिंक सो। देख लो, चेक करो दिख तो अब सही रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पुरानी स्लाइड्स में भी यहाँ पर भी शायद से ऊपर वाली चीज़ें आप लोगों को नहीं दिखी है क्या। तो अगर नहीं दिखी है तो चेक कर लो, एक बार देख लो, है ना। ये डेरिवेशन वेरिवेशन सारी चीज़ें एक बार देख लो, अगर कुछ मिस हो गया है तो। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे, है ना। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब चलते हैं आज के हमारे फाइनल वाले इस पे चीज़ पे, जो कि मुझे आपको आज पढ़ानी थी, और मुझे आपको पढ़ानी थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो फटाफट से चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करूं बेटा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने पहले भी पढ़ रखा है कि Lm(2) 1832 पढ़ा होगा आप लोगों ने। लिथियम का 2 1 होता है, फिर हीलियम का 2 होता है, फिर बेरिलियम का 2 2 होता है, फिर 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 8 1 2 8 2 2 8 2, ये सब पढ़ा होगा आप लोगों ने। इसी को और प्रिसाइजली पढ़ेंगे, जो पढ़ाऊँगी, जो अभी पढ़ाऊँगी वो और जो आपने ऑलरेडी स्कूलिंग में पढ़ रखा है वो अलग अलग नहीं है, पर वो आपने शेल्स को रेफरेंस लेकर पढ़ रखा है। यहाँ हम और प्रिसाइज जाएंगे, हम सब शेल और ऑर्बिटल की बात करेंगे, हम एक एक इलेक्ट्रॉन पर जाएंगे। ठीक है, हम और प्रिसाइज जाने वाले हैं। तो जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है और जो आज पढ़ाऊँगी, चीज़ें अलग अलग नहीं हैं, चीज़ें एक ही है, बट ये थोड़ा और प्रिसाइज है, वो थोड़ा ऊपर ऊपर से है, वो शेल्स तक ही ले जाता है आपको। मैं आपको सब शेल्स और ऑर्बिटल्स तक लेके जाऊंगी। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बेसिकली ये समझने के लिए, या ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड आउट है 3 रूल्स पर। ठीक है, यहाँ पर 3 रूल्स की ज़रूरत होती है मुझे, और इन 3 रूल्स के ज़रिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एटम का लिख सकते हैं। पहला रूल जो होता है वो होता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या लिख रही हूँ मैं, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, जो दूसरा रूल है वो है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, और जो तीसरा रूल है वो है हंट्स रूल। पहला पॉलीज एक्सकल्शन प्रिंसिपल या एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, दूसरा ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, और तीसरा हंट्स रूल। तो देखते हैं सबसे पहले पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है। वैसे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको अगर बताऊं तो मैं इसको नोट करके ऑलरेडी लिखा चुकी हूं आपको, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो कभी नहीं लिखा है, ये तो हम नाम ही पहली बार सुन रहे हैं। अब जब स्टेटमेंट लिखूंगी तब समझ आएगा। और ये रूल्स, इनकी स्टेटमेंट और इनका नाम याद होना चाहिए आप लोगों को। कई बार एमसीक्यू में ऐसे भी पूछ लेते हैं, एमसीक्यू में आपको क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे देंगे और फिर पूछेंगे कि बताओ ये किसका रूल है। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। देखो नाम से समझ में आ जाएगा, पॉली का एक्सक्लूजन वाला प्रिंसिपल। एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन रेफर्स हियर टू एक्सक्लूसिव। एक्चुअली ये बताना चाहते हैं कि हर इलेक्ट्रॉन का अपना सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, पूरे सेट की बात कर रही हूँ मैं, किसी एक क्वांटम नंबर की बात नहीं कर रही, सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स एक्सक्लूसिव होता है। हर इलेक्ट्रॉन का सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर एक्सक्लूसिव होता है, यूनिक होता है, उसका अपना होता है। किसी एक एटम के अंदर ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन कभी नहीं मिलेंगे जिनके चारों क्वांटम नंबर सेम हो।
एक सेम हो सकता है रैंडमली, 2 सेम हो सकता है रैंडमली, 3 सेम हो सकते हैं, पर कभी भी चारों सेम नहीं हो सकते। कोई भी 3 सेम हो सकते हैं एट द मोस्ट। सो व्हाट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज सेइंग, देखते हैं। तो भाई अकॉर्डिंग, देखें ये हरा हरा दिख रहा है क्या तुम्हें? अरे वाह, हरा हरा अच्छा दिख रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, भाई इन भाई साहब के अकॉर्डिंग, दिस प्रिंसिपल, एवरी इलेक्ट्रॉन, हर इलेक्ट्रॉन का, हैज़ इट्स यूनिक सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। ठीक है ना, चारों क्वांटम नंबर का सेट यूनिक होता है। एंड नो 2 इलेक्ट्रॉन्स possess all the 4 same quantum numbers। 2 इलेक्ट्रॉन के चारों सेम कभी भी नहीं हो सकते। एट द मोस्ट 3 क्वांटम नंबर्स कैन बी सेम, 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, बट फोर्थ हैज़ टू बी डिफरेंट, फोर्थ अलग ही रहेगा हमेशा। एट द मोस्ट 4 ही सेम हो सकते हैं, 3 ही सेम हो सकते हैं, चौथा अलग ही रहेगा हमेशा। ऐसा क्यों मैम? आएगा रीज़न, समझ में आएगा, बताऊंगी इसको भी। ठीक है, थोड़ा वेट करो, जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तब ये भी समझ में आएगा। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली का एक्सक्लूसिव क्वांटम नंबर वाला प्रिंसिपल है ये, यानी इन्होंने ये कहा है कि हर इलेक्ट्रॉन का सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर एक्सक्लूसिव होता है, वो उसका अपना होता है, यूनिक होता है। कोई भी एक एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं आने वाले जिनके चारों क्वांटम नंबर मैच करते हों। एक मैच कर सकता है, 2 मैच कर सकते हैं, 3 भी मैच कर सकते हैं, बट किसी चौथे को अलग होना पड़ेगा। अब वो कोई चौथा प्रिंसिपल भी हो सकता है, अजीमुथल, मैग्नेटिक स्पिन, कोई भी हो सकता है, पर किसी एक को अलग होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे पॉली। मैम इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या लेन देन है? आऊँगी भाई, उस पर भी आऊँगी। ठीक है, पहले चलते हैं ऑफ बाउ पे। पहले बात कर लेते हैं ऑफ बाउ की, कि ऑफ बाउ भाई साहब क्या कहते हैं। अब ये ऑफ बाउ मैम कितना अजीब सा नाम है, ऐसा अगाऊ टाइप का, क्या मतलब है इसका? ये क्या कोई साइंटिस्ट का नाम है क्या? नहीं, साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ऑफ बाउ मतलब होता है टू बिल्डअप, बनाना। तो यहाँ पे हम वही करने वाले हैं, कॉन्फ़िगरेशन को बिल्डअप करने वाले हैं। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग जब हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, क्योंकि भरेंगे कहाँ? तो भाई एटम के अंदर शेल में बहुत सारे शेल्स होते हैं, शेल्स में बहुत सारे सब शेल्स होते हैं, सब शेल्स में बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, तो जब हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे और जब ये शेल्स और सब शेल्स भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन से, तो वो हमेशा अपने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में भरे जाएंगे, हमेशा अपने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में भरे जाएंगे। यानी सबसे पहले कौन सा सब शेल भरोगे? सबसे पहले वो सब शेल भरोगे जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है। ठीक है, उसके बाद उससे ज़्यादा एनर्जी वाला, उसके बाद उससे ज़्यादा एनर्जी वाला, उसके बाद उससे ज़्यादा एनर्जी वाला, उसके बाद उससे ज़्यादा एनर्जी वाला। अब मैम ये जो आपने बता दिया कि सबसे पहले कम एनर्जी वाला, फिर एनर्जी बढ़ती जाएगी और वो भरते जाएंगे, पर अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसकी एनर्जी सबसे कम है? तो उसके लिए एक और रूल छुपा हुआ है, N+L रूल। बताऊंगी, पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। चलो, ऑफ बाउ भाई साहब क्या कहते हैं? तो भाई अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग द सब शेल्स, क्या लिख रही हूँ मैं, will fill in order of, या ऐसा लिख सकते हैं, in increasing order of their
एनर्जीज, उनकी एनर्जीज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरे जाएंगे, यानी सबसे पहले सबसे कम एनर्जी वाला सब शेल, उसके बाद ज़्यादा 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 ज़्यादा, फिर लास्ट में सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला सब शेल। अब एनर्जी कैसे देखेंगे, n+l रूल से, एंड द इंक्रीजिंग ऑर्डर, और जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है ऑफ एनर्जीज कैन बी evaluated on the basis of n+l रूल। एक n+l रूल होता है, उस n+l रूल की मदद से मैं एक्चुअली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो अब ये n+l रूल है क्या, तो भाई n का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l का मतलब होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो जिस भी सबशेल के लिए उसका प्रिंसिपल और एजीम्यूथल की वैल्यूज़ का सम छोटा आएगा उसकी एनर्जी छोटी होगी, जिसके लिए प्रिंसिपल एजीम्यूथल का सम बड़ा आएगा उसकी एनर्जी बड़ी होगी। तो अब मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि ये n+l रूल क्या चीज़ है, तो ये n+l रूल यहाँ पे लिखती हूँ, देखो, द सम नहीं for subshell with lower value of n+l will have lower energy as compared to the subshell with higher higher value of n+l। कहने का तात्पर्य, जिसमें भी n+l की वैल्यू छोटी होगी, जिसके लिए भी n+l की वैल्यू छोटी होगी, उस सबशेल की एनर्जी भी छोटी होगी उस सबशेल से जिसकी n+l की वैल्यू बड़ी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बता दूं 3s और 4p, ठीक है, तो 3s में n+l क्या आएगा, देखो ज़रा, तो 3s का n 3 है और s 0 है, 3 + 0 3 हो गया, और इसमें n+l क्या आएगा, देखो तो 4 है और l क्या हो जाएगा, sp 0 1, यानी इसके लिए 1 आ गया, 5 ये 5 आ गया। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि इसकी एनर्जी बड़ी है, यानी 4p की एनर्जी बड़ी है 3s से। तो 4p और 3s में पहले कौन भरेगा, पहले भरेगा 3s ऑब्वियसली। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं इसके लिए, देखो 3s ले लेते हैं, 2p ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे n+l निकालते हैं तो ये हो जाएगा 3 + 0 दैट इज़ 3, यहाँ पे n+ निकालते हैं 2 + 1 दैट इज़ 3। ओ माय गॉड, अब तो n+l सेम आ गया, आप क्या करेंगे मैम। तो ऐसा जब भी होता है कि n+l सेम आ जाता है तो फिर वो देखो कि भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा किसका है, सोचो सेकंड शेल का p पहले आएगा कि थर्ड शेल का s, भाई सेकंड शेल तो अंदर ही है ना, पहले फर्स्ट शेल उसका 1s 1p तो होता नहीं है 1s, फिर सेकंड शेल का sp, फिर थर्ड शेल का spd जो भी है, फिर फोर्थ शेल का spdf जो भी है वो आएगा। ठीक है, तो सेकंड पहले आएगा कि थर्ड पहले आएगा, ऑब्वियसली सेकंड पहले आएगा। तो जब भरा जाएगा तो सेकंड पहले भरेगा कि थर्ड पहले भरेगा, जल्दी बोलो, थर्ड पहले भरेगा, मुझे पता है तुम यही बोलोगे। अरे गधों, अंदर से भरना स्टार्ट करते हैं तो पहले फर्स्ट पूरा भरता है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, तो 2p पहले भरेगा कि 3s, ऑब्वियसली 2p। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि भाई व्हेन n+l वैल्यू इज सेम देन द सबशेल विथ लोअर वैल्यू ऑफ 2p नहीं सॉरी, लोअर वैल्यू ऑफ n विल फिल फर्स्ट, जो कि छोटा n जिसका छोटा होता है वो पहले भरा जाएगा। ठीक है,
ठीक है ना। 3s और 2p में सबसे पहले कौन भरेगा, 2p भरेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये कहानी हो गई है ना किसकी, ऑफ बाउ प्रिंसिपल की। तो मैम एक बार सीक्वेंस तो दो हमें कि कौन सबसे पहले भरेगा। तो भाई सबसे पहले फर्स्ट शेल भरेगा। फर्स्ट शेल में कौन सा सब शेल होता है, फर्स्ट शेल में सबसे पहले होता है 1s, वो भरेगा, ठीक है। 1p होता है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि n और l की वैल्यू सेम हो जाएगी। फिर कौन भरेगा, फिर 2s भरेगा, फिर कौन भरेगा, 2p भरेगा, फिर 3s, फिर 3p, फिर 3d, फिर 4s। ओ माय गॉड, ये क्या कर रहे हो, ये तो हमको पता ही नहीं है और हमें क्या ये सब याद रखना पड़ेगा, कैसे याद रखेंगे हम, मत रखो, ठीक है। एक तरीका बताती हूँ, बहुत ही कॉमन तरीका है वैसे, ठीक है, पर बहुत अच्छा तरीका है ना उसको याद रखने का। चलो ये लिख लिया होगा अगर, तो चलते हैं अगले पेज पे, बताती हूँ तरीका। एक चार्ट बना लो, उसे कहते हैं मेमोरी मैप, है ना। सबसे पहले यहाँ पे एस सब शेल की लाइन लगा दो कि कौन कौन से शेल में एस सब शेल होता है। तो भाई एस तो सभी में होता है ना, एस सभी में होता है, फटाफट से। जैसे 1s, फिर इधर होता है 2s, फिर 3s, फिर 4s, फिर 5s, 6s, 7s, जो भी आगे भी जा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए सारे के सारे मेरे एस सब शेल। गोला गोला क्यों बनाया, थोड़ा अच्छा दिखता है, स्टाइल मारनी थी इसलिए बना दिया, ठीक है। अब 1p होता है क्या, तो 1p लिख लो, किसी को डाउट है तो 1p, पर 1p होगा नहीं, क्यों, एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि क्वांटम नंबर के रूल के अनुसार नहीं है ना वो। n 1p का मतलब क्या होता है, n = 1 और p का मतलब l = 1, n और l की वैल्यू सेम नहीं होती तो 1p नहीं होता। अच्छा, जब 1p नहीं है तो d और f तो होने का सवाल ही नहीं उठता। अच्छा 2p होगा क्या, हाँ बिल्कुल होगा, 2p होगा, ठीक है। पर 2d होगा क्या, नहीं, 2d नहीं होगा, फिर वही सेम हो जाएगा, n और l सेम हो जाएगा, नहीं हो सकता। 3p होगा क्या, हाँ होगा, ऐसे ही फिगर आउट करो। 3d होगा क्या, फिगर आउट करो। 3f होगा क्या, 4p होगा क्या, फिगर आउट करो। 4d होगा क्या, फिगर आउट करो। 4f होगा क्या, फिगर आउट करो। मेरे ख्याल से होगा, क्योंकि f यानी l की वैल्यू होती है 3, देखो 0 1 2 3, तो n और l यहाँ पे सही है। 5 मतलब उसके आगे 4g नहीं हो सकता, ठीक है ना। वैसे 4g आ गया है, अब इंडिया में नहीं चलता होगा तो लगे, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, फिर अब बात करेंगे 5p की, तो हाँ 5p भी चलेगा, ठीक है। फिर 5d, 5f, 5g आ जाएगा, पर 5g तक हम अब तक पहुँचे नहीं हैं, है ना। फिर वही 6p, फिर वही 7p, 8p मतलब 6d, फिर 6f जो भी है, फिर 6p वो भी ऐसे लिख सकते हो आगे, ठीक है ना। अब अगर इसमें बोलूँ कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ भरा जाएगा, तो भाई सबसे छोटा सब शेल है हमारा 1s, तो सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 1s में। तो मैं काम करती हूँ, सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन को भर देती हूँ, लो भर दिया, ठीक है। अच्छा 1s में मैम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो आप, भाई s की कैपेसिटी कितनी है, s की मैक्सिमम कैपेसिटी, s के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, s के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो s की मैक्सिमम कैपेसिटी देखो, यहाँ लिखती हूँ, मैक्स कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी s ऑर्बिटल या s सब शेल की कितनी होती है, s सब शेल की 2 इलेक्ट्रॉन भरने की। p सब शेल की कितनी, p सब शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz, हर ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन भरेगा, 2, तो 2 2 4 और 2 कितने हो गए, बोलो फटाफट, 6, ठीक है। तो p सब शेल कितने भर सकता है इलेक्ट्रॉन, 6 भर सकता है। फिर वैसे ही d सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, कौन कौन से होते हैं, dxy yz zx x2 z2, ठीक है। ऐसे 5 d ऑर्बिटल होते हैं, हर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो ऐसे करके टोटल कितने, 10। तो ऐसे ही डी सब शेल की कितनी कैपेसिटी होगी, 10 इलेक्ट्रॉन की। ऐसे ही एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल होंगे और एफ की कैपेसिटी होती है 14 इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो इस कैपेसिटी के अनुसार हम चलेंगे। मान लो हमारे एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हैं, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर गए। अब बाकी के कहाँ जाएंगे, तो इसके बाद जाएंगे ऊपर और फिर आएंगे 2s पे, 2s को भरेंगे। फिर 1s भर गया, 2s भी भर गया। अब 2s के बाद कहाँ जाएंगे, अब आएंगे 2p में, 2p भर गया। 2p में कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 2p में आ सकते हैं 6, और 6 के बाद और इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, उसको कहाँ डालूँ, तो 2p के बाद डालूंगी 3s के अंदर, पहले डालूंगी 2p में, 2p के बाद 3s, फिर 3s भी भर गया, फिर कहाँ जाऊँ, 3p। अब 3p भी भर गया, कहाँ जाऊँ, 4s। अब 4s भी भर गया, कहाँ जाऊँ, तो 3d, 3d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, वो भी भर गया। फिर 4p, फिर 5s, फिर 5s भी भर गया। आप कहाँ जाएंगे, 4d, 5p, 6s के बाद आएंगे देखो 4f,
4f के बाद 5d, 5d के बाद इस तरीके से एंड सो ऑन। ऐसे इसको काटते चलेंगे, ठीक है, काटते चलेंगे। जब काटेंगे तब पता चलेगा कि कौन सा सबशेल किसके बाद भरेगा। यानी सबसे पहले कौन भरेगा, देखो सबसे पहले 1s भरेगा, 1s भरने के बाद 1s के बाद कौन भरेगा, 2s, 2s भर गया। फिर कौन भरेगा, यहाँ देखो 2p, 2p के बाद कौन भरेगा, देखो 3s, 3s के बाद कौन भरेगा, देखो 3s आ गया, 3s के बाद आएगा 3p, फिर आएगा 4s, फिर 4s के बाद होगा 3d, फिर होगा 4p, फिर 4p के बाद हो जाएगा 5s, और फिर 5s के बाद सो ऑन, ठीक है, आप वो लिख सकते हो। सो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी एंड दिस इज द सक्सेसिव ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऐसे हम फिल करेंगे। अब जब फिल करेंगे, फिल करके देख लेते हैं, चलो फिल करके देखते हैं, पहले फिल करके देखते हैं, फिर थर्ड वाला वो बताती हूँ। कौन सा थर्ड, एक और रूल था, मैं बताया था आपको 3 रूल होंगे, 2 बता दिए, एक पॉली बता दिया, हंड्स बता दिया, ठीक है। टाइम कितना बचा है, 40 मिनट्स हो गए हैं। पॉली बता दिया, हंड्स बता दिया, अब बताऊँगी थर्ड रूल। तो पहले एक काम करते हैं, हम चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, उसके बाद बताऊँगी वो रूल। आई थिंक पेजेस को गए ख़त्म, तो पेज हम लोग ऐड कर लेते हैं इसमें फटाफट से। ओके, तो चलो लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाइड्रोजन का लिखते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, लिख सकते हो आप लोग। हाइड्रोजन का लिख सकते हो फटाफट से। कैसे होगा हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, कहाँ जाएगा, s में जाएगा, तो उसको मैं लिखूँगी ऐसे 1s1, ठीक है। इसको हम बना भी सकते हैं 1s1 का एक ऑर्बिटल, जिसमें कि ऐसे एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड है, ठीक है। फिर वैसे हीलियम का लिख सकते हो, हीलियम का लिख के देखेंगे फटाफट से। हीलियम का क्या हो जाएगा, हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हो जाएगा 1s2, ठीक है। फिर वही एक ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन, अब की बार दोनों आएंगे, एक सीधा एक उल्टा, एक क्लॉकवाइज रोटेशन और एक एंटी क्लॉकवाइज। फिर बात करेंगे हीलियम के बाद लीथियम, 3 है तो हो जाएगा 1s2, और फिर एक और इलेक्ट्रॉन आएगा 2s1, ठीक है। मतलब एक s में 2 चले गए, बचा हुआ कहाँ गया, 2s में। तो इस तरीके से फिर 1s के बाद यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, और ये 2s, ठीक है। 1s के 2 इलेक्ट्रॉन, एक उल्टा एक सीधा, 2s का एक। अब मैम सीधा बनाए कि उल्टा, कैसा भी बनाओ, अपनी माया है, ठीक है। उसके बाद चलेंगे बेरिलियम पे, बेरिलियम 4, तो 1s2 और बचा हुआ 2s2, तो 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, 2s2 में और 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, ठीक है। फिर उसके बाद बात करेंगे बेरिलियम के बाद बोरॉन, हो जाएगा 1s2, 2s2 और एक और इलेक्ट्रॉन, अब जाएंगे 2p में, ठीक है। तो यहाँ पर फिर 1s2 के 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, 2s2 के 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, 2p के अंदर होते हैं 3 ऑर्बिटल, px py pz, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो मैम ज़रूरी है क्या यहाँ लिखना, नहीं बिल्कुल नहीं है, कहीं भी लिख सकते हो, बट कन्वेंशनली अच्छा दिखता है वो लाइन से लिखा तो, ठीक है, इसलिए वहाँ लिख दिया, कहीं भी लिख सकते हो। सो इस तरीके से अब बता दिया क्या क्या हो गया। देखो बोरॉन तक हो गया, बोरॉन के बाद और हो सकता है कार्बन वार्बन, ठीक है। कार्बन पे बात कर लेते हैं, कार्बन 6 बना के देखो आप लोग, क्या हो जाएगा 1s2, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में 2 इलेक्ट्रॉन, तो अब 1s में चलेंगे 1 2, 2p में 2s में चलेंगे 1 2, 2p में बनाए 3 ट्रेन के डब्बे, इलेक्ट्रॉन आया 1 2। आप लोगों ने भी ऐसा ही बनाया होगा, चेक करो। पर ये गलत है, ये गलत है। क्यों मैम, क्यों गलत है? क्योंकि इसके पीछे आता है हमारा थर्ड वाला रूल, और वो है हमारा हंड्स रूल, ठीक है। हंड्स रूल क्या है भाई, ये हंड्स रूल? तो ये जो हंड्स रूल है, ये जो भाई साहब हैं, ये ऐसा कहते हैं कि जब भी आप किसी सबशेल में इलेक्ट्रॉन को फिल कर रहे हो, और अगर उस सबशेल में एक से ज़्यादा ऑर्बिटल हैं, देखो अब यहाँ तो एक एक ही ऑर्बिटल थे, तो वहाँ पे हमने डायरेक्ट पेयरिंग करा दी, पर यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल है, और तीनों की इक्वल एनर्जी है, px की, py की, pz की, इसीलिए हमने तीनों को साथ में एक ही लाइन में लिखा है, ठीक है। तो जब भी हम किसी इक्वल ऑर्बिटल, इक्वल एनर्जी वाले ऑर्बिटल को फिल करा रहे हैं, तो हम हमेशा पहले सारे इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर्ड करेंगे और बाद में उन्हें पेयर्ड करेंगे। यानी पहले हम सब में प्रसाद इक्वली बांटेंगे, पहले हम सब में मिठाई इक्वली बांटेंगे, उसके बाद हमें जो है उसके बाद की मिठाई उसके बाद सबको मिलेगी। यानी कहने का मतलब ये है कि भाई क्या कह सकती हूँ मैं, ईच ऑर्बिटल
must occupy one electron, ऐसे नहीं कर सकती मैं, इसको और अच्छे से लिखती हूँ, रुको, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि भाई हाफ फिल्ड and fulfilled subshells are more stable। हाफ फिल्ड और फुलफिल्ड सबशेल एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। एग्जैक्टली हाफ फिल्ड यानी पी के अंदर 6 है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी, तो 3 यानी एक और एक, तीनों में एक अगर रहेगा तो उसे कहूँगी एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। तो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड सबशेल पी रहे, डी रहे या एफ रहे, वो बहुत स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें या तो उसको एग्जैक्टली हाफ फिल्ड करना है या एग्जैक्टली फुलफिल्ड करना है। ठीक है, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड सबशेल्स आर मोर स्टेबल। सो each orbital, her orbital will be occupied by an unpaired electron, एक unpaired electron के थ्रू of parallel spin, और वो सारे पैरेलल स्पिन वाले होने चाहिए, यानी कि कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा, 1s2 2s2 2p2 तो आएगा, 1s2 में पेयर रहेगा, 2s2 में भी पेयर रहेगा, और 2p2 में ये 3 ऑर्बिटल रहेंगे, तो 1 2। ठीक है, आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि मैम हमारा मन ऐसा बनाने का नहीं है, हमने ऐसा बना लिया, नहीं, गलत हो जाएगा। मैंने बोला है पैरेलल स्पिन, हर ऑर्बिटल पैरेलल स्पिन वाले से ऑक्यूपाइड होगा, तो ये ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, यानी यहाँ पर 2 ही रहने चाहिए। वैसे ही अगर मेरे को नाइट्रोजन का बनाना है तो वो होना चाहिए 1s2 2s2 2p3 है, तो ये ऐसा होना चाहिए, 1s2 के अंदर ये फिल कर दिया, 2s2 के अंदर ये फिल कर दिया, और 2p3 के अंदर फिर 1 2 3। अच्छा, आप किसी के अंदर ये भी चल रहा होगा कि मैम फिर इसको क्यों पेयर किया, फिर तो ऐसा करना चाहिए था 1 2 3 4 5, ऐसा करना चाहिए था आपने। बेटा ये दोनों अलग एनर्जी वाले हैं, n+l कैलकुलेट करो, इसकी एनर्जी कम, इसकी एनर्जी ज़्यादा। ठीक है, तो लोअर एनर्जी वाला पहले पूरा भर गया, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी वाला भरा, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी वाला भरने गया, पर उसके ऑर्बिटल सेम एनर्जी वाले थे। ये वाला डब्बा, ये वाला डब्बा और ये वाला डब्बा सेम एनर्जी वाला था, इसीलिए उनमें क्या किया मैंने, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया इलेक्ट्रॉन्स का। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, सो बढ़ती हूँ अब आगे। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन और इन सब के कॉन्फ़िगरेशन बता देती हूँ आपको। चलो फटाफट से ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। 8 होता है, 1s2 2s2 2p4 होता है, तो 1s2 1 2 2s2 के अंदर 1 2 2p4 के अंदर, अब देखो ज़रा 1 2 3 4। ठीक है, फिर फ्लोरीन की बात की थी 9। ठीक है ना, यहाँ 1s2 एक्चुअली ये हीलियम का होता है, हीलियम इनर्ट गैस है, तो मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ, हीलियम यानी 1s2, फिर 2s2 2p5, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकती हूँ, 2s2 और 2p5 के अंदर 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर बात करेंगे नियॉन की। 10 होता है, तो पता ही है सबको, 1s2 2s2 2p6। ठीक है, फुलफिल हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, भर गया। अब बात करेंगे सोडियम की, 11 है ना, तो वही हो जाएगा भाई 1s2 2s2 2p6, तो 2p6 तक तो सेम ही रहेगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ नियॉन। फिर कौन आएगा, 3s, तो ये हो जाएगा 3s1, तो इसको ऐसा लिख देती हूँ। फिर बात करूँगी एल्यूमिनियम की, 13। मैग्नीशियम मैंने स्किप कर दिया, आप मत करना। ठीक है, वो आएगा 3s2 के बाद आएगा 3p, तो मैं लिख सकती हूँ नियॉन 3s2 और आएगा फिर 3p1, तो ये इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। अब आई होप आप लोग यहाँ से कैल्शियम तक लिखेंगे। ठीक है, कैल्शियम तक आप लोग खुद लिखेंगे, उसके बाद मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ स्कैंडियम से लिखना, क्योंकि वहाँ से आ जाएगा 3D। ठीक है, कैल्शियम तक, कैल्शियम का भी लिख देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 20 क्या हो जाएगा, देखो नियॉन, यहाँ तो 10 तक के तो हो गया, नियॉन भी क्यों, आर्गॉन, आर्गॉन आएगा। ठीक है, क्योंकि 18 वाला नया इनर्ट गैस आ जाएगा ना, आर्गॉन। और कैल्शियम जो होता है वो हो जाएगा फिर 4s2, तो 4s2 यानी सिंपल है, इसको इस तरीके से भर देंगे।
फिर बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट की, तो स्कैंडियम पे पहुंचेंगे हम। स्कैंडियम, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे, ठीक है। आगे लिखती हूँ अगले पेज पे, फीस कोई नहीं क्यों जाने। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नहीं क्यों जाने। क्या लिखा? साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नहीं क्यों जाने। 3D की फर्स्ट सीरीज़ है, पीरियोडिक टेबल आना चाहिए आपको। तो ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़े एक्सेप्शंस आते हैं, थोड़ा मज़ा आने वाला है, ठीक है। देखो स्कैंडियम की बात करते हैं। स्कैंडियम तो सिंपल है, 23 है। चलेंगे आर्गॉन 4s2, 4s2 के बाद होगा 3d1, 3d1, तो 4s2 कुछ ऐसा होगा। 3d1 के अंदर अब 1 2 3 4 5 में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर बात करेंगे टाइटेनियम, तो आर्गॉन 4s2, 3d2, 4s2 के अंदर 2, 3d2 के अंदर 5 1 2। वैनेडियम की बात करेंगे, आर्गॉन 4s2, 3d3, 1 2 3 4s2, ठीक है। क्रोमियम की बात करेंगे, फिर ऐसे ही लिख दिया होगा आप लोगों ने, 4s2, 3d4, देखो ज़रा 4s2, 3d4, यानी कि 1 2 3 4। अभी बताया था अगर हाफ फिल्ड डी है, ठीक है, अगर इसमें एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए कहीं से तो वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो जाएगा, और हाफ फिल्ड डी बहुत स्टेबल होता है, बहुत स्टेबल। तो सिर्फ इसीलिए होता ये है कि ये एस का इलेक्ट्रॉन कूद करके यहाँ चला जाता है, और जो क्रोमियम है हमारा उसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा हो जाता है। आर्गॉन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4s1 और हो जाएगा 3d5, यानी यहाँ पर बचता है केवल एक इलेक्ट्रॉन, और 3d5 में 1 2 3 4 5। अब मैं मैंगनीज में क्या होगा? 25, तो कोई नहीं, मैंगनीज में कम एनर्जी किसकी है? 4s की या 3d की? 4s की। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन अब किस में आएगा दोनों में से? 4s में, क्योंकि 3d तो ज़्यादा स्टेबल है, वो तो ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक स्टेबल रहना चाहेगा। हाँ बिल्कुल, तो Mn का हो जाएगा आर्गॉन 4s2, 3d5, ठीक है। फिर चलते हैं आगे। Fe का क्या रहेगा? सेम वही, आर्गॉन वही 4s2, 3d6, ठीक है। कैसा होगा? तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 भर गया, छठवा ही आ गया। कोबाल्ट का 3d7, ठीक है। निकल का 3d8, कॉपर का 3d9, 4s2, आर्गॉन, ठीक है। पर एक चीज़ समझ लो ज़रा कि अगर यहाँ पर देखो 3d9 बनाया है मैंने, वही बात फिर से आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1। अगर यहाँ से 4s से एक इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कूद कर यहाँ चला जाए तो वो हाफ फिल्ड नहीं, फुल फिल्ड हो जाएगा 3d10, एंड इट विल बी परम स्टेबल। उसको मिल जाएगा निर्वाण, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो क्या होगा? बिल्कुल शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा तो हो जाएगा आर्गॉन, इट विल बी 4s1, 3d10, 4s1 कुछ ऐसा होगा, 3d10 आप बना सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और कॉपर के बाद आएगा जिंक, तो यार जिंक तो आपको पता ही है। फिर हो जाएगा आर्गॉन 4s1 के जगह हो जाएगा 4s2 और हो जाएगा 3d10, ठीक है। सो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पूछ सकते हैं। अगर आपको 3D के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हैं, ठीक है, ये वाला फर्स्ट सीरीज़ अगर आपको याद है, तो आप इसके नीचे या कोई भी पीरियोडिक टेबल का कोई भी, अगर आपको इतने फर्स्ट 30 भी याद है ना अगर कॉन्फ़िगरेशन, तो पीरियोडिक टेबल के किसी भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो, किसी भी एलिमेंट का, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को बोल दिया कि प्लैटिनम का निकालो, ठीक है, क्या निकालो? प्लैटिनम का कॉन्फ़िगरेशन निकालो। तो ठीक है, मैं निकाल सकती हूँ भाई। नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। वैसे ये पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया हुआ है मैंने, ये गाने वाने
ठीक है, बड़ा मज़ा आएगा तुमको, देखेंगे वो वाला लेक्चर। तो अब निकेल का कॉन्फ़िगरेशन पता है मुझे, आर्गॉन है, 4s2 है, 3d8 है। तो पता है पैलेडियम का जस्ट इसके बाद होगा प्लैटिनम का, आर्गॉन के बाद होता है जिनॉन, इसके बाद होता है क्रिप्टॉन, 4s2 यहाँ आएगा, 5s2 यहाँ आएगा, 6s2, 4d आएगा, 5d8। नाउ दिस इज़ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्लैटिनम। एक एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ा दिया, बस पूरे पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट का निकाल पाओगे अगर 30 तक सीख लिया तो। आई होप ये वाले वीडियो से 30 तक तो आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो बढ़िया से सीखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और मज़े करो, है ना। आई होप आज के वीडियो में कुछ चीज़ें समझ में आई होगी, अगर आई हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ये जो बाकी के एलिमेंट्स हैं इनके कॉन्फ़िगरेशन आप लिख लेना और ट्राई करना कि बाकी के पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स के भी कॉन्फ़िगरेशन आप लिख पाओ, ठीक है। तो अभी मैं इसको यहाँ पे एंड करती हूँ, फिर अगले वीडियो में आऊँगी कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताने के लिए, कुछ क्वेश्चंस करवाने के लिए और क्वांटम वो मैकेनिक्स मतलब वो श्रोडिंगर वाली इक्वेशन को बताने के लिए, ठीक है। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस, और मोटिवेशनल सीरीज़ के और भी वीडियो शूट हो ही रहे हैं, कंटिन्यूस शूट चल रहा है और प्रॉबेबली सैटरडे को आपको उसका अगला एपिसोड भी मिल जाएगा। सो देखते रहें और बढ़िया से पढ़ाई करते रहें। स्टे सेफ, स्टे एट होम and thank you very much.